घूस देकर महिलाओं के वोट खरीदे गए हैं। तो चुनाव आयोग और इन सब की बेईमानी से इस बार के रिज़ल्ट आए हैं। और जब से पलटू राम सीएम रहे हैं लगभग 20 बरस से, उन्होंने किसी दूसरे को गृह मंत्री नहीं होने दिया। इस बार पलटू राम को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हुक्म दिया कि आपको गृह मंत्रालय भाजपा की झोली में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं, इसलिए भाजपा वाले थोड़ा कम बोले वही ठीक रहेगा। एक आदमी 7 लोगों का खून करता है, जाली प्रमाण पत्र पर जमानत पर आता है और प्रदेश का माननीय गृह मंत्री बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बिहार की सियासत जो है इस कदर गर्मा चुकी है। आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी के पास जो है वो आ चुका है। पहली बार जो है बिहार में ये चीज़ देखने को मिल रहा है नीतीश सरकार में। उसके बाद एक तरफ जो हम पार्टी के जो जीतन राम मांझी जी हैं, जो हम पार्टी के कर्ता धर्ता कहे जाते हैं, उनका कहना है कि आरजेडी जो है डायनासोर की तरह साफ हो जाएगी। और भी तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए एक्स आईपीएस मिस्टर अमिताभ दास सर हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से आप इस मुद्दे को देखते हैं? अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की सरकार में पहली बार गृह मंत्रालय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को दे दिया गया है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पलटू राम को उनकी औकात बता दी है। देखिए, गृह मंत्रालय इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पुलिस विभाग उसी के अधीन होता है, इसलिए एक ताकतवर मिनिस्ट्री होती है। और जब से पलटू राम सीएम रहे हैं लगभग 20 बरस से, उन्होंने किसी दूसरे को गृह मंत्री नहीं होने दिया। गृह मंत्रालय अपने ही पास रखते थे। लेकिन इस बार पलटू राम को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हुक्म दिया कि आपको गृह मंत्रालय भाजपा की झोली में देना पड़ेगा। तो जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको गृह मंत्री बनाया गया है। और ये भी एक बड़ा मजाक ही है क्योंकि सम्राट चौधरी का अपना ही आपराधिक इतिहास है। 1995 में सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था। उस मामले में तारापुर थाना कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था और सम्राट चौधरी को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। बाद में इनके वकील ने एक जाली प्रमाण पत्र दिया अदालत में, और उस जाली प्रमाण पत्र में कहा गया कि हत्याकांड के समय सम्राट चौधरी नाबालिग थे और इसी आधार पर उनको जमानत मिल गई, जबकि बाद में पता चला कि हत्याकांड के समय वो पूरी तरह से बालिग थे। तो ये कितना बड़ा मजाक बिहार में चल रहा है कि एक आदमी 7 लोगों का खून करता है, जाली प्रमाण पत्र पर जमानत पर आता है और प्रदेश का माननीय गृह मंत्री बन जाता है। जी सर, हम पार्टी के जो जीतन राम मांझी हैं, वो कह रहे हैं कि आरजेडी जो इस बार इतनी कम सीटें लाई हैं, वो डायनासोर की तरह एक झटके में आने वाले समय में साफ़ हो जाएगी। ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि जीतन राम मांझी ने डायनासोर का नाम सुना है। उनके ज्ञान पर मैं मुग्ध हो गया। देखिए, ये तो जीतन राम मांझी का एक अनर्गल बयान है। एक तो इस बार जो बिहार के नतीजे आए हैं उसको मैंने खारिज किया है, बहुत लोग खारिज कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के जो नतीजे आए हैं वो ईमानदारी के परिणाम नहीं हैं, वो वोट चोरी और वोट डकैती के नतीजे हैं। और इसमें चुनाव आयोग और भाजपा की पूरी तरह मिली भगत रही और चुनाव आयोग ने जमकर बेईमानी की है भाजपा के पक्ष में, जदयू के पक्ष में। और इसकी ज़मीन आपको जून महीने में ही तैयार कर ली गई थी, जब चुनाव आयोग ने बिहार में SIR का ऐलान किया था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जिसको हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। और उस SIR के तहत लगभग 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। और ये वो वोटर्स थे जो परंपरागत रूप से महागठबंधन को वोट दिया करते थे। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने बेईमानी की। फिर जो एक दूसरा मुद्दा बिहार में था कि पलटू राम ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए, तो कायदे से आचार संहिता लागू होने के बाद उस ट्रांसफ़र पर रोक लगा देनी चाहिए थी, जैसा राजस्थान वगैरह में हुआ था जब कांग्रेस सरकार ने मोबाइल बांटने की घोषणा की थी अशोक गहलोत ने। लेकिन जब आचार संहिता लागू हो गई तो चुनाव आयोग ने मोबाइल के वितरण पर रोक लगा दी थी। लेकिन बिहार में तो चुनाव आयोग ने बिल्कुल बेईमानी की, आचार संहिता का पालन नहीं हुआ और चुनाव के एक दिन पहले तक महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये आते रहे। तो बिल्कुल यहाँ पर घूस देकर महिलाओं के वोट खरीदे गए हैं। तो चुनाव आयोग और इन सब की बेईमानी से इस बार के रिज़ल्ट आए हैं। आरजेडी की ज़मीन पर जो ताकत थी वो विधानसभा में नहीं देखने को मिली। जी सर, अगर बात की जाए, आप बात कर रहे हैं वोट चोरी की, तो अब सवाल ये भी उठता है, सवाल कहीं ना कहीं जो अभी सत्ता में जो सरकार आई है वही ये सवाल करेगी कि क्या वोट चोरी उस जगह नहीं हो पाया जहाँ पे आरजेडी या महागठबंधन के विधायक जीते हैं। दूसरी बात कि आज से जब
इंडिया गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस को जब बहुमत आया था उसमें भी 200 से प्लस सीटें आई थी, तो क्या उस समय वोट चोरी नहीं हुई थी? तब उन्होंने सवाल नहीं उठाया इस बात को? एक तो वोट चोरी में ये थोड़े होता है कि आपने 100% सीटें जीत ली, 243 में 243 तो नहीं, कितनी बड़ी वोट चोरी भी हो नहीं कोई जीतेगा और जिताया भी नहीं जाएगा कि 243 में 200, लेकिन जिस तरह का एक तरफा रिजल्ट आया है वो दिखाता है कि वोट चोरी। दूसरी बात, 2010 से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। 2010 और 25 के बीच 15 साल में बहुत सारा बदला है इस देश का माहौल। चुनाव आयोग में भी बहुत धांधली करने लगा है और ये बात अब राहुल गांधी ने मतलब तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर सिद्ध की है। राहुल गांधी ने कई संवाददाता सम्मेलन किए हैं वोट चोरी को लेकर कि कैसे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, कैसे कर्नाटक में हुई, कैसे हरियाणा में हुई। हरियाणा में तो यहाँ तक दिखाया गया कि ब्राज़ील की एक मॉडल, ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका का देश है, ब्राज़ील की एक मॉडल मैथियस फेरेरो ने हरियाणा की एक सीट पर 22 बार वोट दिए, कभी सीमा के नाम पर, कभी स्वीटी के नाम पर, कभी सरस्वती के नाम पर, कभी कमला के नाम पर, कभी विमला के नाम पर, और चुनाव आयोग ने कोई उनका ठोस खंडन नहीं कर सका। और एक अजीब बात है कि हमला होता है चुनाव आयोग पर और बचाव करते हैं भाजपा के प्रवक्ता लोग। तो लगता है जैसे चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कोई साठगांठ हो, मिली भगत हो और चोर चोर मौसेरे भाई की स्थिति देखने को मिल रही है। जी सर, अभी SIR का मुद्दा भी आपने बताया, तो SIR जो है वो बंगाल में भी इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और वहाँ ये भी पता चल रहा है कि एक वे जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, मैंने आज या कल मैंने खबर पढ़ा था कि जहाँ पे लगभग 30,000 से ज़्यादा की आबादी है वहाँ मात्र 10% ही मतदाता निकले हैं। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? अब देखिए, 27 अक्टूबर से SIR 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ है और ये SIR की प्रक्रिया चलेगी आपको 4 दिसंबर तक। और पश्चिम बंगाल में 4-5 महीने बाद चुनाव है, वहाँ भी इसलिए ये लोग पिछले दरवाजे से जनादेश की चोरी करने जा रहे हैं। और वहाँ तो इतना दबाव है BLO लोगों पर कि कुछ BLO लोगों ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। इसके लिए भी चुनाव आयोग की बहुत निंदा हो रही है कि चुनाव आयोग अब खूनी बन गया है, लोगों की जान ले रहा है। तो बहुत सारी बेईमानी है। बिहार में भी जब SIR हुआ था, आपको याद होगा, एक बड़े यूट्यूबर हैं अजीत अंजुम, उन्होंने किस तरह फील्ड रिपोर्टिंग की थी और दिखाया था कि SIR में कितनी बेईमानी हो रही है। एक BLO फॉर्म का ढेर लेके बैठा था और खुद से दस्तखत कर रहा था। तो SIR जो हो गया है वो पूरी तरह एक मतलब घोटाला ही इसको आप समझिए। SIR घोटाला है और इसमें बड़े पैमाने पर नाम काटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, धांधली की जाती है। जी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट कल से खूब एक वायरल हो रहा है कि जब उनका ये कहना है कि जब आप खाना खाते हैं तो मक्खियाँ आसपास भिनभिन आती हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, मक्खी को बाएं हाथ से हटाते रहिए और दाएं हाथ से खाना खाइए। अब इसका तो मुझे मतलब नहीं समझ में आया कि क्या कहना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की भी बहुत फजीहत हुई है, बहुत मतलब उनकी आलोचना हुई है। जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को पैराशूट से लाके मिनिस्टर बनवा दिया, जबकि दीपक प्रकाश न MLA है न MLC है, और इस तरह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का एक तरह से अपमान किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, मतलब कार्यकर्ता लोग सिर्फ दरी उठाते रहें, दरी बिछाते रहें और उनकी ज़िंदगी निकल जाए दरी उठाने दरी बिछाने में, और जब मलाई खाने का समय हो तो उपेंद्र कुशवाहा के शहजादा आ जाए। और ये दुख की बात है कि यही उपेंद्र कुशवाहा लोग परिवारवाद को लेके कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर रहते हैं। लेकिन आज दीपक प्रकाश शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, मोदी जी उनकी पीठ ठोकते हैं, तो ये लोग बिल्कुल अब बेशर्मी पर उतारू हो गए हैं, निर्लज्जता पर उतारू हो गए हैं। जी सर, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रशांत किशोर तो चुनाव हार चुके हैं, एक भी सीटें नहीं आई, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से उनका एक बयान खूब वायरल हो रहा है कि अगर हमसे कोई मिलने आए तो 1000 रुपये लेके आए, डोनेट करे पार्टी के लिए ताकि बिहार को सुधारा जा सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, उसका इस बार चुनाव में खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं मिला और इस पर सब चौंक रहे हैं। हमें भी लगता था कि 5-10 सीटें तो आ ही जाएगी जन स्वराज पार्टी को, लेकिन फिर मैंने वही बात कही कि वोट चोरी और वोट डकैती बड़े पैमाने पर हुई है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने, मुझे लगता है, नए सिरे से लड़ाई लड़ने की तैयारी की है। वो पहले भिथरवा आश्रम में गए, उन्होंने दिन भर का उपवास रखा, मौन व्रत रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का फ्लैट छोड़ के अपनी सारी संपत्ति दान दे रहा हूँ पार्टी को। और उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि अब मुझसे कोई मिलने आएगा तो उसे 1000 रुपये की, मतलब एक तरह से सहयोग राशि
मतलब देनी पड़ेगी प्रशांत किशोर के आप दर्शन के लिए, मुलाकात के लिए जो कहिए। तो ठीक है, ये एक तरह से पार्टी के लिए वो मतलब फंड ला रहे हैं, फंड बना रहे हैं। बीजेपी वाले जो है एकदम अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुनते उन्हें जोकर कहना या फिर राजनीतिक बहेलिया कहना। खैर, कड़ी प्रतिक्रिया क्या, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं, इसलिए भाजपा वाले थोड़ा कम बोलें, वही ठीक रहेगा जी। चलिए देखिए, तो सुना आपने कि क्या कुछ सर का कहना है हमारे साथ। हमने इनसे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के बारे में बात की, गृह मंत्रालय जो उनको दे दिया गया उस विषय पे बात की, SIR के विषय में बात की। इन सब तमाम मुद्दों पर जो है हम इनसे इनकी राय, इनकी प्रतिक्रिया ली। क्या कुछ कहना वो अपने वीडियो में देखा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं के साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।